अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो सर्दियों के दिन थे। रात के 9 बजे एक कत्ल की इत्तला मिली। मैं चंद आदमी साथ लेकर चाय वारदात पर पहुंच गया। बकुआ पर पहुंचकर पता चला कि वारदात शादी वाले घर में हुई थी और दूल्हा को हुजला और उसी में कत्ल कर दिया गया था। दूल्हा का बाप हलवाई था और खाता पीता आदमी था। उसका नाम गालिबन नवाबदीन था। उसने रोते हुए जवान बेटे के कत्ल के बारे में बताया और मुझे उस कमरे में ले गया जिसमें लाश पड़ी थी। मकान खासा कुशादा था और मेहमानों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। शादी का घर मातम कदा बना हुआ था। मकतूल का नाम ज़हूर इलाही मालूम हुआ। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसे फौरन पहचान लिया। वो थाने के रिकॉर्ड में नापसंदीदा आदमी था और उसकी आम शोहरत अच्छी नहीं थी। वो ज़हूर उर्फ झूरा बदमाश के नाम से मशहूर था। गो वो जुराइम पेशा शख्स नहीं था, लेकिन महल्ले में दादागीरों वाला रोब दाब रखता था। शरीफों को तंग किया करता था और मामूली बात पर लड़कों की पिटाई कर देता था। ऐसी बातों की लोग अमूमन रपट दर्ज नहीं करवाते क्योंकि इस किस्म के बदमाशों को पुलिस के निचले अमले की आशीर्वाद हासिल होती है। रपट दर्ज करवाने वाला खामखा की मुसीबत में फंस जाता है। मुझे याद आया कि चंद हफ्ते कबल ज़हूर ने एक यतीम लड़की को अगवा कर लिया था। बात थाने तक नहीं पहुंची थी क्योंकि नवाबदीन ने बीच में पड़ के लड़की उसकी मां के हवाले कर दी थी और शायद कुछ दे दिलाकर बात ख़त्म कर दी थी। मैं इधर उधर की इतलात की वजह से लड़की की मां से मिला था और लड़की को भी देखा था। लड़की की मां का नाम बख्त बीबी था और वो ज़िला कोहाट की रहने वाली थी। मेरी यकीन दहानी के बावजूद वो ज़हूर के खिलाफ रपट दर्ज करवाने पर तैयार नहीं हुई थी। उसकी बेटी का नाम रेशम चांद था। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली नहायत हसीन लड़की थी और उसकी उम्र 17-18 वर्ष के लगभग थी। मकतूल को तेज धार आले से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म पर जख्मों के मुतय्यद निशानात थे और मसेरी खून से भरी हुई थी। वाज़ेह तौर पर कातिल ने उसे बिस्तर से उठने की मोहलत नहीं दी थी। मैंने लाश का मुआयना करने के बाद नज़र उठाई तो कमरे के कोने में कोई औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसने सुर्ख शाल ओढ़ रखी थी। ये वारदात किस तरह पेश आई? मैंने नवाबदीन से पूछा। क्या कोई झगड़ा हो गया था? कातिल की साथी वो बैठी है। उसने सुर्ख शाल वाली औरत की तरफ इशारा किया। हमने इसे बाहर नहीं जाने दिया। ये कौन है? मैंने लड़की की तरफ कदम बढ़ाया। ये डायन है, डायन, नवाबदीन ने कहा। अगर मैं घर की औरतों को ना रोकता तो इधर इसकी भी लाश पड़ी हुई मिलती। दरवाजे में चंद औरतें दुपट्टों और चादरों से मुंह छुपाए खड़ी थीं। उनमें से एक औरत मज़कूरा लड़की को गालियां देने लगी। उस पर ज़हूर इलाही के कत्ल का इल्ज़ाम आयद करने लगी। उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वह मकतूल की मां थी। सुर्ख शाल वाली लड़की ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो रेशम जान थी और दुल्हन बनी हुई थी। ये तो रेशम जान है, मैंने कहा। बख्त बीवी की बेटी। क्या तुम्हारे बेटे की शादी इसी के साथ हुई थी? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना है, नवाबदीन ने जवाब दिया। इसकी मां ने इसे ज़बरदस्ती हमारे सर मंड दिया था। आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? लड़के ने नहायत बेखौफी से कहा। मेरी माँ तो आपके घर रिश्ता देने नहीं आई थी। आपने मेरी माँ के सामने झोली फैलाई थी क्योंकि आपका बेटा मेरे साथ शादी करने के लिए मरा जा रहा था। ज़्यादा ज़बान मत चला लड़की। मुझे ज़बान चलाने की आदत नहीं है। मैंने तो आपके झूठ का पोल खोला है। लड़की निडर और बेबाक थी। न उसे कमरे में पड़ी हुई लाश का कोई खौफ था और न किसी और बात का। चंद लम्हों तक वो नवाबदीन हलवाई की बातों का तर्की बतर्की जवाब देती रही। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो गलत बयानी नहीं कर रही थी। झूरे की उम्र 32 साल के लगभग थी, जैसा कि मैंने बताया। उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। ऐसे आदमी को कोई शख्स किसी मजबूरी के तहत ही अपनी बेटी दे सकता है। मैंने दोनों को खामोश कराया और नवाबदीन से पूछा, इस लड़की का वारदात से कोई ताल्लुक है? दरअसल ये इस शादी पर राजी नहीं थी, नवाबदीन ने जवाब दिया। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती अपना बोझ उतारा था, लिहाजा उसने अपने किसी आशना के जरिए मेरे बेटे को ख़त्म करा दिया। थानेदार साहब, इसको समझाएं कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाए। इसकी भी बहू बेटियां हैं। अगर ये पास नहीं आएगा तो मैं इसका मुंह नोच लूँगी। हम गैरत वाले लोग हैं।
इनकी तरह दूसरों की बहू बेटियां नहीं उठवाते। नवाबुद्दीन ने रेशम जान को सख्त जवाब देने का इरादा किया, मगर मैंने उसे टोका और पूछा, नवाबुद्दीन, क्या तुम कातिल को जानते हो या तुमने उसे घर में घुसते हुए देखा था? मैं देखता तो उसे जिंदा जाने देता। नवाबुद्दीन, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। तुम्हारा गबरू जवान बेटा तो कुछ कर नहीं सका, तुम क्या कर लेते? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कातिल को जानते हो या नहीं। मैं कातिल को नहीं जानता, लेकिन ये बात पक्की है कि वो इसका कोई साथी है। उसने रेशम जान की तरफ इशारा किया। कैसे ये बात पक्की है? मैंने पूछा। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? ये मेरा अंदाज़ा है। मैंने आपको इशारा दे दिया है, सबूत निकालना आपका काम है। इस असना में रेशम जान की माँ भी वहाँ पहुँच गई। उसके साथ एक 35-36 साल नौजवान और एक औरत भी थी। औरत की गोद में बच्चा था। उसकी उम्र 30 साल के लगभग मालूम होती थी। उसके बारे में पता चला कि वो रेशम जान की बड़ी बहन थी और मर्द उसका शौहर था। उसे मैंने पहले नहीं देखा था। मर्द ने अपना नाम फजल करीम बताया और कहा कि हमें अभी थोड़ी देर पहले कत्ल की खबर मिली है। कातिल का कुछ पता चला? मैंने तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। वो खासा मजबूत और कबील जुस्सा शख्स था। तुम क्या काम करते हो? मैंने उससे पूछा। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, उसने जवाब दिया और बताया कि वो एक बिजली की दुकान पर काम करता है। बख्त बीबी ने कहा, हम रेशम जान को लेने के लिए आया है। अब इसका इधर कोई काम नहीं है, आपका इजाज़त है। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर इस इंतबा के साथ उसे इजाज़त दे दी कि वो शहर छोड़कर नहीं जाएगी। हम किधर जाएगा? उसने कहा, हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। जाने से पहले रेशम जान को बयान देना पड़ेगा, मैंने कहा। फिर फजल करीम से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? हम एक ही घर में रहते हैं, उसने जवाब दिया। तुम भी शहर छोड़कर नहीं जाना। ठीक है साहब। मैंने सब इंस्पेक्टर को, जो मेरे साथ मौजूद था, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की और रेशम जान और उसकी माँ को अलग कमरे में ले गया। बख्त बीबी, ज़हूर ने तो रेशम जान को अगवा किया था, मैंने कहा। तुम उसके साथ बेटी का रिश्ता करने पर कैसे तैयार हो गईं? साहब, हम बेवा औरत है, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। ज़हूर ने इस मासूम का इज्जत खराब किया, फिर उसके बाप ने रिश्ता मांगा, हमारा मन्नत किया, अब ना समझ राजी हो गया। इसको कत्ल किसने किया है? हमको क्या मालूम, अल्लाह जाने किस दुश्मन का काम मालूम होता है। इसका दुश्मन तो बहुत है। मैंने रेशम जान से पूछा, वारदात के वक्त कमरे में कौन कौन था? हम दोनों के सिवा कोई नहीं था, रेशम जान ने जवाब दिया। मैं मसेरी पर घूंघट निकाले बैठी थी। ज़हूर कमरे में दाखिल हुआ और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वो मसेरी पर आकर बैठा। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और किसी नामालूम शख्स ने, जो शायद कमरे में ही कहीं छुपा हुआ था, ज़हूर पर हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनकर मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अंधेरे की वजह से दरवाज़ा खुलने में देर लगी। इतनी देर में कातिल पिछले दरवाजे से निकलकर जा चुका था। मैंने शोर मचाकर घर वालों को इकट्ठा किया। ये मुझे को बुरा भला कहने लगे और मुझे कमरे में बंद कर दिया, आपके हवाले करने के लिए। उसका बयान खासा जचा तुला था। लम्हे भर के लिए मुझे शक हुआ कि कहीं इसने अपने शौहर का काम तमाम न किया हो। खासी मजबूत और दिलेर लड़की थी। उसने सुर्ख जोड़ा पहन रखा था। मैंने बारीकी से उसका जायज़ा लिया, मगर उसके कपड़ों पर खून का कोई धब्बा नजर नहीं आया। मैंने दोनों को तवक्कुफ करने के लिए कहा और बाहर जाकर नवाबुद्दीन की बीवी से पूछा, दुल्हन अपने घर से किस जोड़े में यहाँ आई थी? मुझे याद नहीं रहा, उसने जवाब दिया। शायद गुलाबी या हरे रंग के जोड़े में थी। मैं उसे ख्वाबगाह में ले गया और सब इंस्पेक्टर से कहा कि वो इसकी निगरानी में रेशम जान के कपड़े चेक करे और देखे कि किसी कपड़े पर खून का कोई धब्बा तो नहीं। उसके बाद मैंने एक हवलदार को बुलाकर कहा कि बाहर जाओ और मकान के इर्द गिर्द आला कत्ल को तलाश करो। दूसरा ख्याल मेरे जहन में ये आया कि शायद ये काम रेशम जान के किसी साथी ने किया था। रेशम जान पहले से कमरे में मौजूद थी, वो अब भी दरवाज़ा खोल सकती थी। ताहम ये ख्याल ज़्यादा करीने कयास नहीं था। दुल्हन को अमूमन तन्हा नहीं छोड़ा जाता। अगर उसने किसी साथी के साथ मिलकर छुरे के कत्ल का मंसूबा बनाया था तो उसके लिए इतनी उजलत मुनासिब नहीं थी। घर वालों के सोने के बाद ये काम करना ज़्यादा बेहतर था। ये मेरी सोच थी। मुजरिम की सोच यकीनन मुख्तलिफ थी। उसने अपनी सहूलत के मुताबिक फैसला किया था और अपना काम मुकम्मल करने के बाद बज़ाहिर फरार होने में कामयाब हो गया था। मैं वापस कमरे में गया और रेशम जान से पूछा कि क्या उसने बखुशी ज़हूर इलाही से शादी की थी। शादी तो खुशी से ही की जाती है, उसने जवाब दिया, लेकिन जब इंसान मजबूर हो तो फिर खुशी नहीं, ज़रूरत देखी जाती है। आदमी भूखा हो तो उसे सूखी रोटी भी खानी पड़ती है।
आप ये नहीं कर सकते कि वो खुशी से सूखी रोटी खा रहा है। उसका जवाब खासा मुदल्लिल था। निहायत होशियार लड़की थी। मजबूरी क्या थी? मैंने कहा, तुम खूबसूरत और कम उम्र हो, तुम्हें आसानी से अच्छा रिश्ता मिल सकता था। जिस लड़की को एक बदमाश आदमी ने अगवा करके बदनाम कर दिया हो, उसको अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। फिर ये लोग मेरी माँ को धमकियाँ दे रहे थे। उसको तो यहाँ की ज़बान भी बोलना नहीं आती। मैं उसके अगवा के बारे में खासी तफसील सुन चुका था, ताहम अब ये तफसील उसकी ज़बानी सुनना ज़रूरी हो गया था। मेरे इस्तफसार पर उसने जो वाक़यात बताए, उन्हें मैं उसकी ही ज़बानी आपको बताता हूँ। रेशम जान 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उसने मुझे बताया कि वो ख़ानदानी दुश्मनी के खौफ से अपना वतन छोड़कर यहाँ आन बसे थे। उसका बाप और एक भाई इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए थे। जिस इलाके के वो रहने वाले थे, वहाँ गैरत के नाम पर पलक झपकते में आदमी कत्ल हो जाता था। उसका एक भाई लापता हो चुका था। पता नहीं वो जिंदा था या उसे भी किसी ने कत्ल कर दिया था। कुछ अर्सा कबल वो अपनी माँ के हमरा अपने बहनोई फजल करीम के पास आ गई थी, जो पहले से वहाँ आबाद था। वो एक छोटे से झुग्गी नुमा मकान में रहता था। उसके अपने 3 बच्चे थे और आमदनी महदूद थी, इसलिए वो अपनी सास और साली का बोझ नहीं उठा सकता था। लिहाजा बख्त बीवी ने एक हवेली में काम शुरू कर दिया, जहाँ से उसे गुजारे लायक आमदनी हो जाती थी। अपनी मालकिन के कहने पर उसने रेशम जान को सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए एक काबिल भरोसा औरत के पास भेजना शुरू कर दिया था। इब्तिदा में वो रेशम जान को खुद छोड़ने जाती और खुद ही लेकर आती थी। उनके महल्ले की एक और लड़की ने भी सिलाई सीखने के लिए उसके साथ जाना शुरू कर दिया। लिहाजा बख्त बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जाना ख़त्म कर दिया। इत्तेफाक से एक रोज़ झूरे बदमाश ने रेशम जान को देख लिया। लड़की की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत में फतूर पैदा हो गया। रेशम जान का रख रखाव और खूबसूरती देखकर इब्तिदा में वो यही समझा कि वो किसी बड़े घर से ताल्लुक़ रखती होगी, लेकिन जब उसने रेशम जान के बारे में छानबीन की तो उसे पता चला कि वो झुग्गी में रहती है और एक बेवा की बेटी है। इस इंकिशाफ के बाद उसने रेशम जान से राह रस्म बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। उसने देखा कि लड़की गरीब ज़रूर है, मगर किरदार की मजबूत है। एक रोज़ उसने एक सुनसान गली में रेशम जान की कलाई पकड़ ली और बोला, शहजादी, कभी हमारी तरफ भी हंसकर देख लिया करो। छोड़ मेरा हाथ, रेशम जान ने गुस्से से कहा, नहीं तो शोर मचा दूंगी। रेशम जान के साथ जो लड़की थी, उसका नाम नजमा था, वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। शोर मचाने से तेरी अपनी इज्जत खराब होगी, झूरे ने कहा और हाथ नहीं छोड़ा। ये अपना इलाका है, यहाँ अपना राज चलता है। रेशम जान ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। झूरा दूसरे हाथ से मुंह सहलाता हुआ बोला, कभी फूलों से भी चोट लगती है क्या? तेरा हाथ तो फूलों जैसा है, जोर लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। वो तो एक मेरे दोस्त मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। रेशम जान ने इशारे की सिमत देखा। वहाँ 2 बदमाश खड़े हुए थे, जो बज़ाहिर तो बेताल्लुकी से खड़े थे, लेकिन रेशम जान समझ गई कि वो झूरे के साथी थे और किसी शरीफ आदमी की दखलंदाजी की सूरत में हंगामा कर सकते थे। मेरा हाथ छोड़ो और मुंह से बात करो। झूरा उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, ये हुई ना बात, तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ, झूरे ने ढिठाई से कहा, कि आशिक को हुस्न की खैरात चाहिए। अगर यही बात कोई तुम्हारी बहन से कहे तो फिर? ये आज़ाद मुल्क है, झूरे ने बेशर्मी से जवाब दिया। हर शख्स को इश्क करने में आज़ादी हासिल है। तुम बेगैरत हो, रेशम जान ने कहा। तुम्हें अपनी बहनों की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है। इश्क में घर बार भी नीलाम करना पड़ता है, झूरे ने कहा। मेरी बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है, कभी आमना सामना हो जाए तो बस मुस्कुराकर देख लिया करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी हरकतें आवारा लड़कियां किया करती हैं। झूरा उसे आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता दी है और मैं आदमी हूँ ज़रा उल्टी खोपड़ी का। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक काम ना हुआ तो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। रेशम जान ने उसके सामने ज़मीन पर थूका और बोली, यह है मेरा जवाब। मैं किसी मिरासी की बेटी नहीं, खानजादी हूँ। अगर तुमने मेरी तरफ उंगली उठाई तो मैं उसे काट कर फेंक दूंगी। इस असना में गली में कुछ राहगीर नमूदार हो गए थे और चंद घरों के दरवाजे भी खुल गए। झूरे बदमाश ने मुंह पर हाथ फेरते हुए रेशम जान को धमकी दी और वहां से रुखसत हो गया। रेशम जान ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से किया। बहन ने अपने माँ को बताया। बख्त बीवी ने अपने दामाद फजल करीम से कहा कि वो जाकर झूरे से बात फुस करे।
फजल करीम इस बात के सख्त खिलाफ था कि रेशम जान काम सीखने के सिलसिले में घर से बाहर निकले। इस बात पर उसका अपनी सास से झगड़ा भी हो चुका था। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि लड़की को घर से बाहर मत निकालें, उसने कहा, लेकिन आपने मेरी बात की परवाह नहीं की। इसको घर में बिठाओ या शादी करो। ये बाहर निकलेगी तो हर रोज यही होगा। मैं किस किस के साथ झगड़ा करूंगा। उसकी बीवी शीरी जान गुस्से से बोली, शादी करो, शादी करो। मुंह से बोलना बहुत आसान है, किसके साथ शादी करो। शादी के लिए पैसा किधर है। इधर तो लोग जहेज मांगते हैं, ये लोग कहाँ से लाएंगे जहेज। तो फिर मैं क्या करूं। फजल करीम ने कहा, इसको बोलो अपना मुल्क वाला मकान बेच दे और जहेज बना ले। मकान तो हम कभी नहीं बेचेगा। बख्त बीवी ने कहा, तुम चाहता है कि हम मकान बेचकर ख्वार हो जाए। इंसान मकान बेचने से नहीं, जवान लड़की को बाहर निकालने से ख्वार होता है। फजल करीम ने कहा, इसका बाप यूसुफ खान जिंदा होता तो बाहर निकलने पर इसकी टांगें तोड़ देता। तुम लोगों की गैरत खत्म हो गई है। हमारे खानदान की किसी औरत ने आज तक किसी के बर्तन नहीं मांजे। पहले तुम खुद बाहर निकली, फिर बेटी को भी निकाला। जब लोग मुझसे ये बात पूछते हैं तो शर्म से मेरी आंखें नीची हो जाती हैं। ओह, जरा इसकी बात तो सुनो, शीरी जान ने तंजिया लहजे में कहा। शर्म से इसकी आंखें नीची हो जाती हैं, इतनी गैरत है इसके अंदर। मेरा भाई वजीर गोलेदर होता तो इस बदमाश को अभी खत्म कर देता। जब से तुम्हारी माँ इस घर में आई है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, फजल करीम ने कहा। ये लोग मेरी कोई बात नहीं मानते, मैं क्यों इनके झगड़े में फंसूं। मेरे साथ वादा करो कि आज के बाद रेशम जान घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं अभी जाकर उस बदमाश का दिमाग ठिकाने लगा देता हूँ। सब दुनिया की लड़कियां बाहर निकलती हैं, रेशम जान ने कहा। मैं अकेली तो नहीं निकलती। साफ बोलें कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, तुमको भी बोलना आ गया, फजल करीम ने कहा। हमारे खानदान में तो लड़कियां बड़ों के सामने ऊंची आवाज से सांस भी नहीं लेती। झगड़ा लंबा हो गया। फजल करीम रेशम जान को घर में पाबंद करना चाहता था, लेकिन बख्त बीवी इस बात के हक में नहीं थी। उसने अपने वतन में इस किस्म की पाबंदियों से बड़े दुख उठाए थे। अब वो अपनी बेटी को पाबंद नहीं करना चाहती थी, खुसूसन इस वजह से भी कि इस नई जगह का माहौल उनके माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ औरतें आज़ादाना बाहर आती जाती थीं। चंद रोज़ खैरियत से गुजर गए। छुरे बदमाश की धमकी की वजह से बख्त बीवी ने रेशम जान के साथ जाना शुरू कर दिया था। वो खुद उसे छोड़ कर आती और खुद वापस लेकर आती। इस दौरान छुरा खामोशी से एक तरफ हो गया, लेकिन वो मौके की ताक में था। एक रोज़ बख्त बीवी को हवेली में देर हो गई। रेशम जान ने कुछ देर इंतजार किया और फिर अकेली वापस रवाना हुई। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि एक टांगा उसके करीब पहुंचकर रुका। उसमें झूरा और उसके दो साथी बैठे थे। झूरा तेजी से नीचे उतरा, एक हाथ रेशम जान के मुंह पर रखा और उसे उठाकर टांगे में डाल दिया। उसके साथियों ने टांगे के आगे और पीछे दो चादरें तान दी और टांगा फिलफौर एक तरफ रवाना हो गया। रेशम जान ने मुझे बताया कि झूरे के हाथ में एक रुमाल था जिसमें से दवाई की नागवासी बू आ रही थी। उस रुमाल से उसने उसके मुंह और नाक को दबाए रखा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक चारपाई पर पड़े हुए पाया। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। उसने लेटे लेटे नजर घुमाकर कमरे का जायजा लिया। दरवाजे के करीब एक कुर्सी रखी थी जिस पर छुरा बदमाश बराए जमान था। वो टांग पर टांग रखे सिगरेट के कश ले रहा था। रेशम जान ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उसके हाथ कोई हथियार लग जाए जिससे वो इस बदमाश को कत्ल कर सके। उसने दोबारा आंखें खोली और हरकत किए बगैर एक बार फिर कमरे का जायजा लिया, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती। इस असना में छुरे को उसके होश में आने का पता चल गया। वो उठकर बिस्तर के करीब पहुंचा और रेशम जान के चेहरे पर सिगरेट का धुआं फेंकते हुए बोला, क्या हाल है जंगल की शहजादी का। रेशम जान तेजी से उठी और चारपाई की दूसरी जानिब जा ठहरी। बोली, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। तुम हमारे खानदान को नहीं जानते। मैं इज्जत के लिए अपनी जान दे दूंगी, समझे। मुझसे दूर रहना। तुम क्यों जान दोगी, छुरे ने लोफराना अंदाज में कहा। अपनी जान किस दिन काम आएगी, बोलो तो अभी पेश कर दूं। रेशम जान ने देखा कि करीबी मेज पर एक शीशे का गिलास रखा था। उसने तेजी से गिलास उठाया और छुरे के सर पे दे मारा, लेकिन वो झुकाई देकर बच गया। रेशम जान ने इतने में मेज उठाई
और उसे सर से बुलंद करके झूरे पर हमलावर हुई। छोटे साइज की वो मेज मौसर हथियार साबित हो सकती थी। झूरा उसके वार से बचने के लिए इधर उधर भागा और कोई राह फरार न पाकर कमरे से बाहर निकल गया। रेशमजान ने मेज एक तरफ फेंकी और फिर अंदर से कुंडी लगा दी। फिर जल्दी से दूसरे दरवाजे को चेक किया। उसकी कुंडी पहले से लगी हुई थी। कमरे की बाहर खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं। उधर से कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। झूरे को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पलटकर दरवाजे को धक्का दिया, मगर उस वक्त तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और रेशमजान को धमकियां दी कि अगर उसने दरवाज़ा ना खोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रेशमजान दिलेर लड़की थी। उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। दरवाज़ा इसे नहीं खुलेगा। पहले मेरी माँ को और 4 शरीफ आदमियों को इधर बुलाओ। मालूम होता था कि वो मकान आबादी के दरमियान था और झूरा शोर हंगामा करने से घबरा रहा था। यहाँ कोई नहीं आएगा, उसने कहा। ना तुम्हारी माँ आएगी और ना 4 शरीफ आदमी। हमने दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए हैं। तुम इस कमरे में भूखी प्यासी मर जाओगी। ये बातचीत खिड़की से हो रही थी। रेशमजान ने देखा झूरे के साथ उसके 2 बदमाश साथी भी वहीं पर मौजूद थे। मैं मौत से नहीं डरती, रेशमजान ने कहा। अगर मैं मर जाऊं तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मेरे घर वाले फौरन समझ जाएंगे कि मुझे किसने अगवा किया है। अगर तुम इस तरह नहीं मानोगी तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। तोड़ दो, देर मत करो। एक आदमी को तो मैं ज़रूर ख़त्म कर दूंगी। मैं खानजादी हूँ, तुम्हारी औरतों की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। जो कमरे में कदम रखेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगी। झूरे के एक साथी ने कहा, उस्ताद, ये इस तरह नहीं मानेगी। मट्टी का तेल छिड़ककर कमरे को आग लगा दो। अगर इसने हमारी बात न मानी तो यही करना पड़ेगा। रेशमजान ने खिड़की बंद कर दी और कमरे का जायजा लिया। वहां 2 चारपाइयां, 2-3 संदूक, 2 कुर्सियां, एक मेज, चंद बर्तन और कुछ छोटी मोटी चीजें थीं। एक कोने में पानी का घड़ा रखा था और खूंटी पर चंद मर्दाना कपड़े लटक रहे थे। कमरे की मजमूई हैयत से अंदाजा होता था कि वहां सिर्फ मर्द रहते थे। मेज और कुर्सियां मामूली लकड़ी की थीं। रेशमजान ने देखा कि नीचे गिरने की वजह से मेज का एक पाया उखड़ गया था। उसने थोड़ी कोशिश से उस पाए को अलग कर लिया। वो खासा भारी पाया था और बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता था। घड़ा पानी से भरा हुआ था और बर्तनों में कुछ बचा हुआ खाना भी मौजूद था। उसने सोचा कि वो इस खाने और पानी की मदद से बआसानी 2-3 दिन गुजार सकती थी। उधर बख्त बीवी जब घर पहुंची तो बेटी को घर में न पाकर परेशान हो गई। उसका दामाद अभी घर नहीं आया था। उसने बड़ी बेटी शीरी जान को साथ लिया और रेशमजान की तलाश में रवाना हो गई। सिलाई सिखाने वाली औरत ने उसे बताया कि उसकी बेटी बहुत पहले ही वहां से जा चुकी थी। बख्त बीबी पता पूछती हुई झूरे के घर पहुंची और नवाबुद्दीन से पूछा कि उसका बेटा ज़हूर कहाँ है। नवाबुद्दीन को बेटे की हरकतों का इल्म था। वो समझ गया कि वो अजनबी औरतें उसके बेटे की कोई शिकायत लेकर आई हैं। ताहम उसने अनजान बनते हुए कहा, ज़हूर यहीं कहीं होगा। थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था। हालांकि वो बखूबी जानता था कि झूरा सुबह से घर से गायब था और ये उसका रोज़मर्रा का मामूल था। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी रेशमजान को अगवा कर लिया है, बख्त बीवी ने गुस्से से कहा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हारी खैर नहीं रहने दूंगी। हम गैरतदार लोग हैं। नवाबुद्दीन ये सुनकर फिक्रमंद हुआ और अपनी बीवी रहमतें को बुलाकर कहा, ये औरतें क्या कह रही हैं? ये कहती हैं कि ज़हूर ने इनकी बेटी को अगवा कर लिया है। रहमतें ने बख्त बीबी और शीरी जान का जायजा लिया और अंदाज़ा लगाया कि वो गरीब औरतें थीं क्योंकि उन्होंने मामूली लिबास पहन रखा था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने कहा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुमने अपनी आंखों से उसे अगवा करते हुए देखा है? आंखों से नहीं देखा, शीरी जान ने कहा, लेकिन कुछ रोज पहले ज़हूर ने रास्ते में रेशमजान का हाथ पकड़ा था और उसे धमकी दी थी कि अगर वो इसके साथ दोस्ती नहीं करेगी तो वो उसे उठा लेगा। अरे जा, पता नहीं कहाँ से आ गई है, रहमतें ने गुस्से से कहा। तुम्हारी बेटी खुद ही किसी के साथ भाग गई होगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, शीरी जान ने माँ से कहा। आओ पुलिस के पास चलते हैं। नवाबुद्दीन ने समझदारी का सबूत दिया और कहा, अगर पुलिस के पास जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, लेकिन एक बात सोच लो। हो सकता है कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से गई हो। मैं ज़हूर को बुलाकर पूछता हूँ। अगर लड़की उसके पास हुई तो मिल जाएगी। जल्दी ना करो। उसने दोनों औरतों को घर में बिठाया, कुछ खातिर तवाज़े भी की और झूरे की तलाश में आदमी दौड़ा दिए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद झूरा झूमता झामता घर में दाखिल हुआ। उसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि रेशमजान की माँ और बहन उसके घर में बैठी हैं। नवाबुद्दीन ने सख्त लहजे में उससे लड़की के बारे में बात-पूछ की। वो छटा हुआ बदमाश ऐसी सख्ती की कोई परवाह नहीं करता था।
उसने जवाब दिया कि उसे लड़की के बारे में कोई इल्म नहीं है, अलबत्ता वो लड़की की तलाश में मदद दे सकता है। तुम झूठ बोलते हो, शीरी जान ने गुस्से से कहा। तुमने मेरी बहन को रास्ते में छेड़ा था, उसकी बेइज्जती की थी और उसे धमकी दी थी। झूरा मक्कारी से मुस्कुराया, बोला वो कोई और होगा। मैंने तो आपकी बहन की शक्ल भी नहीं देखी। क्या नाम है उसका? उसका नाम रेशम जान है। अगर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं तो चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। जूरे ने डेंग मारी, पूरे थाने से अपनी यारी है। बख्त बीवी के दिल में तबई तौर पर यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर इस बदमाश के पुलिस से मरासिम हैं तो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे अगर लड़की शहर के अंदर मौजूद है तो मैं खुद भी उसे तलाश कर सकता हूँ। झूरे ने मजीद कहा, मैं सब छोटे बड़े बदमाशों को जानता हूँ। वो सीधी सादी औरतें उसकी बातों से मुतासिर हो गईं। इसके अलावा अहम बात यह थी कि वो बगैर किसी चर्चे के लड़की की बाजियाबी चाहती थीं। उन्होंने बाकी बातों को पसेपुश डालते हुए झूरे से रेशम जान को तलाश करने के लिए कह दिया। वो शैतान उनको घर तक छोड़ने गया और उनसे कहा कि आप कोई फिक्र न करें, मैं जब तक रेशम जान को तलाश नहीं कर लूँगा उस वक्त तक आराम नहीं करूँगा। उस वक्त फजल करीम घर पहुँच चुका था। जब उसने अपनी बीवी और सास को झूरे से बात करते देखा तो वो गुस्से से भर गया। उसे हनौज रेशम जान की गुमशुदगी का इल्म नहीं था। उसने निहायत गुस्से के साथ अपनी बीवी से जवाब तलबी की कि वो एक आवारागर्द बदमाश के साथ कहाँ की सैर करने गई थी। शीरी जान ने उसे बहन की गुमशुदगी का अहवाल सुनाया और कहा कि वो भी रेशम जान को तलाश करने के लिए निकले। ये सुनकर फजल करीम का गुस्सा फजू तर हो गया और वह बीवी पर ही लान तान करने लगा और बोला, और दिखाओ बहन को बाहर का रास्ता। झूरा कुछ देर गली में खड़ा उनके लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनता रहा, फिर वापस उस मकान में पहुंचा जिसमें रेशम जान मुक़य्यद थी। उसके साथी कच्चे मुजरिम थे और रेशम जान को मज़ीद वहां कैद रखने के हक में नहीं थे। झूरे ने रेशम जान को दरवाज़ा खोलने पर आमादा करने की बहुत कोशिशें की, धमकियां भी दी और नरमी से भी समझाया, लेकिन कामयाब ना हुआ। अगली सुबह उसने रेशम जान से कहा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, वो रात को हमारे घर आई थी। तुम्हारा बहनोई बहुत गुस्से में है, अगर तुम उसके सामने चली गई तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। ये बात मैंने खुद उसके मुंह से सुनी है। ये बात सुनकर रेशम जान कदरे घबरा गई। उनका कबीला था, लड़की घर से भाग जाए या अगवा हो जाए तो फिर गैर से ज़्यादा अपने उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। झूरे ने अंदाज़ा लगाया कि उसकी इस बात का खातिर खा असर हुआ था। उसने मजीद कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें घर भी छोड़ाऊंगा और तुम्हारी इज्जत भी बचाऊंगा। तुम मेरी इज्जत बचाओगे? रेशम जान ने कहा, तुम्हारी तो अपनी कोई इज्जत नहीं है, तुम मेरी इज्जत क्या बचाओगे? ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, लेकिन बात सुन लो। मेरा ये यार जीदा खल्फिया बयान देगा कि तुम इसके साथ मोहब्बत करती हो और अपनी खुशी से उसके साथ भाग कर आई हो। हम इसकी तरफ से गवाही देंगे। तुमको ऐसा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आएगी? रेशम जान ने कहा, मेरी इज्जत बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी बात मान लो। कौन सी बात मान लूँ? किसी को यह ना बताना कि मैंने तुम्हें अगवा किया था, उसने कहा, और दूसरी वही शर्त है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कभी आमना सामना हो जाए तो ज़रा मुस्कुरा कर देख लिया करो। रेशम जान ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी दोनों शर्तें मान लीं। झूरे ने वादा किया कि वो रात का अंधेरा फैलते ही उसे आज़ाद कर देगा और उसने ऐसा ही किया। वो इसके घर के करीब छोड़कर उसे वापस चला गया। बख्त बीवी ने बेटी को बखैरियत देखकर इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसके दामाद ने बहुत शोर हंगामा किया। उसने कह दिया कि अब रेशम जान घर से बाहर नहीं जाएगी। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि औरत के दो ही ठिकाने होते हैं, उसने मजीद कहा, पहला घर और दूसरा गोर। बख्त बीवी खामोश रही। अगले रोज़ फजल करीम के जाने के बाद रेशम जान ने माँ को सब कुछ बता दिया। बख्त बीवी ने सारी बात सुनी और गहरी सोच में डूब गई। उसने अपनी बेटियों को ताकीद कर दी कि वो इस मामले में अपना मुंह न खोलें, लेकिन ऐसी बातें छुपी हुई नहीं रहती। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बात मुझ तक पहुँची और मैं बख्त बीवी से मिलने भी गया, लेकिन उसने झूरे के खिलाफ केस करने से इनकार कर दिया। चूँकि लड़की घर आ चुकी थी और बात पुरानी हो चुकी थी, इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, फ़कत झूरे को थाने बुलाकर वार्निंग दी और मामला ख़त्म कर दिया। रोज़ बाद बख्त बीवी अपनी बेटी के हमरा नवाबुद्दीन के घर पहुंची और अपनी बेटी के लिए झूरे का रिश्ता मांगा। ये बात मुझे नवाबुद्दीन के हवाले से मालूम हुई थी। बख्त बीवी इस बात की इकरारी नहीं थी। उसका कहना था कि पहले नवाबुद्दीन उनके घर आया था। बहरहाल मैं चूँकि एक ख़ास ज़ाविये से ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, इसलिए
इस मुतनाज़ा हिस्से को छोड़ रहा हूँ। गौर से पढ़ने वालों पर असल हकीकत खुद ब खुद मुनकशिफ हो जाएगी। नवाबुद्दीन ने दोनों औरतों को इज्जत से बिठाया और अपनी बीवी रहमते को बुलाकर बताया कि बख्त बीवी उनके बेटे ज़हूर इलाही से अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती है। ये सुनकर रहमते को खुशी भी हुई और ताज्जुब भी। उसके आवारा बेटे को बिरादरी का कोई शख्स रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। अब उसे घर बैठे एक कम उम्र और परी चेहरा बहू मिल रही थी। उसने सोचा कि इतना अच्छा रिश्ता उसके शरीकों के सीने में आग लगा देगा। दिल में उसे यकीन था कि इस रिश्ते के लिए यकीनन उसके बेटे ने कोई चाल चली थी। नवाबुद्दीन ने कहा, बख्त बीबी, तुम रिश्ता लेकर आ तो गई हो, लेकिन हमारी और तुम्हारी ज़ात बहुत मुख्तलिफ है। बड़ी ज़ात अल्लाह की है। बख्त बीवी ने कहा, इंसान सब बराबर हैं। हमारा अपनी ज़ात वालों से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अच्छी तरह सोच समझ लो। रहमते ने कहा, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारे रिश्तेदार दौड़े आएँ। हम गरीब लोग हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। नवाबुद्दीन ने साफ़गोई से काम लेते हुए कहा, मेरे बेटे की शोहरत अच्छी नहीं है, कल को इस बात का ताना नहीं देना। कोई बुराई नहीं मेरे बेटे में। रहमते ने जल्दी से कहा, अभी नादान है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। बख्त बीवी ने कहा, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी बदनाम हुई है। अगर हम किसी और जगह रिश्ता करेंगे तो ससुराल वाले उसको ताना देंगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आया है। बात बज़ाहिर माकूल थी। नवाबुद्दीन और रहमते ने आपस में मशवरा किया, फिर झूरे की मर्जी पूछी। वो तो ये खबर सुनकर खुशी से उछल पड़ा। बहरहाल बातचीत तय हुई, तारीख मुकर्रर हुई और शादी हो गई। लेकिन जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि शादी की रात जब छूरे ने अपनी ख्वाबों की मलका का घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो एक बेरहम कातिल ने उसे उसी के खून में रंगीन कर दिया। हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ना तो आला कत्ल हमारे हाथ लगा और न कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये जाहिर हो कि कत्ल रेशम जान ने किया था या वह बिलवास्ता कत्ल में मुलविस थी। कुछ थोड़ा सा शक मुझे फजल करीम पर भी था। इसी शक की बिना पर मैंने उसके घर की तलाशी ली, मगर वहाँ से भी कुछ बरामद ना हुआ। कुछ मेहमानों की ज़बानी मालूम हुआ कि उन्होंने बारात की वापसी के वक्त एक मशकूक नौजवान को, जो शक्ल सूरत से पठान लगता था, दूल्हा के घर में देखा था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो दुल्हन वालों का कोई रिश्तेदार होगा। मैंने बख्त बीबी और उसकी बेटियों से उस नौजवान के बारे में पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। तहाँ मैंने महसूस किया कि इस नौजवान के जिक्र से बख्त बीबी कुछ परेशान सी हो गई थी। मेरे जहन में दो बातें आईं, या तो वो कोई ऐसा नौजवान था जो रेशम जान से शादी का ख्वाहिशमंद था, और या फिर वो बख्त बीबी का गुमशुदा बेटा वसीर गुल था, जिसने रवायती गैरत के तहत झूरे को कत्ल कर दिया था। मैंने फजल करीम से उसके आबाई गांव का पता लिया और एसपी इलाके की इजाज़त से एक तफ्तीशी पार्टी वसीर गुल की तलाश में रवाना कर दी। इसके अलावा एक ख्याल और भी मेरे जहन में आया, कातिल झूरे का कोई अपना साथी भी हो सकता था, कोई ऐसा साथी जो रेशम जान पर अपना हक समझता हो। ख्याल के साथ ही मुझे वो दो बदमाश याद आए जो अगवा की कार्रवाई में झूरे के साथ थे। मैंने उन दोनों को थाने बुलवा लिया। उनमें से एक का नाम मजीद उर्फ मजीदा और दूसरे का नाम वाजिद अली था। ये दोनों शादी में शरीक हुए थे और बिला रोको टोक घर के अंदर आते जाते थे। वाजिद अली गोरे रंग का लंबा तड़ंगा नौजवान था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थीं और अकड़कर बात करता था। बाद में पता चला कि वो एक खाते पीते घराने का बिगड़ा हुआ चश्मो चराग था। इसके बरक्स जीदा, जो ज़ात का मोची था, छोटे कद और सांवले रंग का मक्कार नौजवान था। वो उन लोगों में से था जो बवक्त ज़रूरत अगले की जूतियां भी चाट लेते हैं और काम निकल जाने के बाद यूं आंखें फैल लेते हैं जैसे कोई जान पहचान ही ना हो। वाजिद अली ख़ानदानी हैसियत में झूरे से बढ़कर था। शक्ल सूरत का भी अच्छा था, इसलिए वो भी रेशम जान का उम्मीदवार हो सकता था। मैंने पहले जीदे को अपने पास बुलाया और पूछा, झूरे बदमाश को किसने कत्ल किया है? हुजूर, मुझे कुछ पता नहीं, उसने आजिज़ी से जवाब दिया। मैं उस वक्त कुर्सियाँ सुर्खियाँ रख रहा था कि अचानक मकान के अंदर खप पड़ गई। मेरा ख्याल है कि वो कुछ कहते कहते रह गया, पर जी क्या फ़ायदा किसी पर इल्ज़ाम लगाने का। ओए, बंदे दा पुत्र बन के बात कर। करीब खड़े एएसआई ने कहा, हमारे पास बुझारतें सुनने का वक्त नहीं है। जो कुछ तुझे मालूम है या जिस बात का शक है वो सब बता दे, फैसला हम खुद कर लेंगे। बादशाह हो, नाराज़ क्यों होते हो? उसने मक्कारी से हाथ जोड़े। मैं तो नौकर ही आपका हूँ, आपकी मेहरबानी से वक्त पास हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि कत्ल रेशम जान ने किया है। उसका नाम तो रेशम जान है, पर है बड़ी सख्त जान। मैंने झूरे को मना किया था मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पूछा, तुमने क्यों मना किया था?
जनाब, इस लड़की ने झूरे को बड़ी धमकियां दी थीं। उसने रवानी में जवाब दिया। कहती थी कि मैं खानजादी हूँ, जान से मार डालूंगी। ये कब की बात है? ये 4-5 हफ्ते पहले की बात है। ये उसी दिन की बात है ना, जिस दिन तुम लोगों ने रेशम जान को अगवा किया था? जी, अगवा का तो मुझे कुछ पता नहीं। एएसआई ने उसकी गर्दन पर जोर का हाथ जमाया और बोला, पता तो तुझे सब कुछ है बच्चू, लेकिन मालूम होता है कि याददाश्त जरा कमजोर हो गई है। कुछ गम ना कर, कुछ हम करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। याद आया या एक हाथ और जमाऊं? जनाब, ये लड़की खुद ही झूरे से मिलने आई थी। एएसआई ने मेरे इशारे पर एक और हाथ जमाया। मैंने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि लड़की ने झूरे को कत्ल की धमकी दी थी, दूसरी तरफ कहते हो कि वो खुद ही उससे मिलने आई थी। अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ अगवा की रपट दर्ज कर लूंगा। सच्ची बात यह है जनाब, अगवा झूरे ने किया था, मैं इस काम में उसके साथ नहीं था। अगर लड़की ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया और कहा कि तुम भी अगवा की वारदात में शामिल थे तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ के रख दूंगा। मैं झूरे के कहने पर टांगा लेकर आया था। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो लड़की को अगवा करना चाहता है। लड़की तो तुम्हें भी पसंद थी, मैंने कहा, है ना? इसकी माँ से तुम्हारे लिए बात कहूँ? बोलो। उसने पीले दांत निकाल दिए और बोला, मेरी तौबा जनाब, एक ही बंदा काफ़ी है। मुझे कत्ल होने का कोई शौक नहीं। तो तुम्हें पक्का यकीन है कि कत्ल रेशम जान ने किया है? लगता तो यही है, या तो उसने खुद कत्ल किया है या किसी से कराया है। मैंने राजदाराना अंदाज में कहा, मैंने सुना है कि वाजिद अली की और लड़की की आपस में बड़ी गिटमिट थी। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन झूरे ने चक्कर चलाकर लड़की की मां को अपनी हिमायत में कर लिया था। ये बात वाजिद अली को बहुत बुरी लगी और उसने लड़की की मदद से झूरे को कत्ल कर दिया। उसने मेरी बातें सुनकर आंखें घुमाई, जैसे कह रहा हो कि अच्छा ये चक्कर है। फिर ऊंची आवाज में बोला, ये भी हो सकता है जी। वाजिद अली भी काफ़ी रंगीला आदमी है। लड़की तो उसे भी पसंद थी, पर पहला हक झूरे का ही था। तो अब दूसरा हक वाजिद अली का है, मैंने कहा, और तीसरा हक तुम्हारा। ये बताओ कि जिस वक्त तुम कुर्सियाँ चुर्सियाँ रख रहे थे, उस वक्त वाजिद अली कहाँ था? उसने सोचते हुए कहा, इस वक्त तो नज़र नहीं आया। थोड़ी देर पहले मौजूद था, लेकिन फिर नज़र नहीं आया। हो सकता है कि घर चला गया हो। यह भी तो हो सकता है कि झूरे के कमरे में जाकर छुप गया हो। जी हाँ, ये भी हो सकता है। वो बदस्तूर आंखें घुमाते हुए सोच रहा था। औरत और उसके हुस्न से अल्लाह बचाए। इस चक्कर में बड़े बड़ों का तख्ता हो जाता है भाई, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है और दोस्त दोस्त का गला काट देता है। अगर ये बात है तो रेशम जान ने वाजिद अली को भी उल्लू ही बनाया होगा। आखिरी फिक्रा उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा था। मैंने कहा, कुछ लोगों ने एक गोरे रंग के नौजवान को मेहमानों के दरमियान देखा था। कहते हैं कि उसका नाक नक्शा पठानों जैसा था। ये शख्स कौन था? देखा तो मैंने भी था, उसने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ कोई गलबात नहीं हुई। शायद लड़की वालों का रिश्तेदार था। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो कत्ल में मुलविस नहीं था। आदमी चूंकि मक्कार था, इसलिए उसके बारे में इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया और वाजिद अली को बुला लिया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नजर नहीं आती थी। उसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठने लगा। एएसआई ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊंचा करते हुए बोला, यहाँ बदमाशों को कुर्सी नहीं मिलती, उधर दीवार के साथ खड़े हो जाओ। उसने अपना कॉलर छुड़वाया और नाकावारी से एएसआई को घूरने लगा। फिर बोला, कोई बात नहीं जनाब, आप इस थाने के मालिक हैं, थाना भी आपका है और कुर्सियाँ भी आपकी हैं। वैसे मेरा तजुर्बा यह है कि इस मुल्क में शरीफ लोगों को कुर्सी नहीं मिलती। मैंने एएसआई से कह रखा था कि वो इसकी टकोर शकोर करता रहे, क्योंकि वह एक मासूम लड़की के अगवा में मुलविस था। लिहाजा उसकी बात सुनते ही एएसआई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, ओए, हम तुझे बदमाश लगते हैं क्या? कोई बात नहीं जनाब, एक थप्पड़ और मार लो, उसने कहा और सीधा खड़ा रहा। वक्त वक्त की बात है। मैंने पूछा कि तुमने झूरे को कत्ल क्यों किया? मैंने झूरे को कत्ल किया? उसने हंसने की कोशिश की। झूरा तो मेरा यार था, जिगरी यार, हमारा एक साथ उठना बैठना था। मैं उसे कैसे कत्ल कर सकता हूँ? जब एक खूबसूरत लड़की बीच में आ जाए तो सब यारियां ख़त्म हो जाती हैं। मैंने कहा, क्या यह हकीकत नहीं कि तुम भी रेशम जान के मतवाले थे और उससे शादी करना चाहते थे? ये आपको किसने बताया है? एएसआई ने एक और थप्पड़ मारा और कहा, सवाल नहीं करो, जवाब दो। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। मेरा उस लड़की से शादी का कोई इरादा नहीं था।
हमारे ख़ानदान में बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं है। फिर तुमने उसे अगवा क्यों किया था? अगवा छुरे ने किया था। मैं तो। एएसआई ने उसे लात रसीद की और बोला, लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुकी है, क्या तुम उसके अगवा में शामिल नहीं थे? मैं झूरे के साथ ज़रूर था, मगर मैंने लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। ये बात आप लड़की से पूछ सकते हैं। एएसआई ने उसकी पसलियों में घूंसा मारा और कहा, लो जी, ये आज नई बात सुनी है। ये साथ था, अगवा में शामिल नहीं था। ओए, और किस तरह अगवा में शामिल होते हैं? मैंने कहा, तुम्हारे यार का कहना है कि तुम लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद थे। कब? कौन से यार की बात कर रहे हैं आप? सवाल नहीं करो, जवाब दो। मैंने कहा, तुम्हारे यार का कहना है कि छुरे को तुमने कत्ल किया है, लड़की की वजह से तुम दोनों में फूट पड़ गई थी। ये झूठ है जनाब। जब छुरा कत्ल हुआ तो उस वक्त तो मैं वहाँ से जा चुका था। मुझे बड़ी देर के बाद कत्ल की खबर मिली थी। आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसने अपने किसी दोस्त की मदद से कत्ल करवाया हो। वो गोरे रंग का नौजवान को कौन था? मैंने पूछा। एक मेहमान ने उसे तुम्हारे साथ बातें करते देखा था। उसने भवें सुकेड़ी। शायद आप लड़की के भाई की बात कर रहे हैं। मैं चौंका। बख्त बीवी ने अपने बेटे का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसे मैंने ही शादी का पैगाम पहुँचाया था। तुमने उसे शादी का पैगाम पहुँचाया था? मैंने पूछा। तुम्हें किसने पैगाम पहुँचाने के लिए कहा था? झूरे ने कहा था। झूरे ने कहा था? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्या झूरा उसे पहले से जानता था? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी बातों से यही अंदाज़ा होता था। तफसील से सारी बात बताओ। तफसील कोई ऐसी खास नहीं है। शादी से 7-8 रोज़ पहले झूरे ने मुझे एक पता दिया और कहा कि इस शख्स को शादी की इत्तला पहुंचानी है। मैंने पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया कि रेशम जान का भाई है। पता एक होटल का था। ये गांव ज़िला कोहाट में वाक़ है। मैंने रात कोहाट में बसर की, सुबह उस गाँव में पहुंचा। होटल से पता चला कि परवेज़ पेशावर गया हुआ है और 2 रोज़ के बाद वापस आएगा। मैंने उसके नाम पैगाम लिखा, यहाँ का पता लिखा और होटल के मालिक को देकर आ गया। परवेज़ उस वक्त यहाँ पहुँचा जब बारात रुखसत होकर झूरे के घर पहुँच चुकी थी। उसने मुझसे सिर्फ मेरा नाम पूछा था और पैगाम पहुँचाने का शुक्रिया अदा किया था। इसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। ये बड़ी अहम खबर थी। मैंने उन दोनों को थाने में बिठाया और फ़ौरन बख्त बीवी के घर पहुँच गया। वो खुद घर में मौजूद नहीं थी, उसका दामाद भी नहीं था। घर में सिर्फ दोनों बहनें थीं। रस्मी कलामात के बाद मैंने शीरी जान से पूछा, तुम्हारा भाई परवेज़ गुल कहाँ है? मुझे पता चला है कि वो शादी में शरीक हुआ था। उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हो गई। बोली, मेरा भाई तो इधर नहीं आया और उसका नाम वज़ीर गुल है, परवेज़ गुल नहीं। उसकी बात सुनकर मैं नाम के बारे में कंफ्यूज हो गया। शायद वाजिद अली ने वज़ीर गुल कहा था या वो भूल गया था और वज़ीर गुल को परवेज़ गुल बना दिया था। इधर नहीं आया का क्या मतलब? मैंने कहा। कई मेहमानों ने उसे झूरे के घर में देखा था। वो तो इधर कभी नहीं आया। उसको तो हमारा पता भी मालूम नहीं है। लोगों ने उसको कैसे पहचान लिया? उसको झूरे ने पैगाम भेजकर बुलवाया था। मैंने कहा। उसने अपने दोस्त वाजिद अली को खासतौर पर कोहाट भेजा था। वो तुम लोगों से मिले बगैर कैसे वापस चला गया? भाई का जिक्र सुनकर रेशम जान भी कमरे में आ गई। आपकी बात मेरी समझ पे नहीं आई, शीरी जान ने कहा। झूरे को क्या ज़रूरत पड़ी थी हमारे भाई को बुलवाने की? और हमें तो मालूम नहीं है कि वो कोहाट में है या कहीं और है। अगर वो इधर आता तो हमसे मिले बगैर नहीं जा सकता था। मैंने दिल में सोचा, न मिलने की एक ही वजह हो सकती है और वो ये कि वज़ीर गुल को अगवा की हकीकत मालूम हो गई होगी और उसने झूरे को कत्ल कर दिया होगा। वही रवायती गैरत। तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। बहुत खुशसवर है या नर्म तबीयत का आदमी है? थानेदार साहब, उस मट्टी में नर्म तबीयत आदमी कभी पैदा नहीं हुआ, रेशम जान ने जवाब दिया। उधर का हर आदमी खुशसवर है और तमंचा जेब में रखता है। तुम लोगों ने अपने भाई को शादी के बारे में इतला क्यों नहीं भेजी? मैंने पूछा। इतला कैसे भेजते? हमें उसका ठिकाना ही मालूम नहीं है। झूरे को तुम्हारे गांव का पता कैसे मालूम हुआ? शादी से पहले वो 2-3 दफ़ा हमारे घर आया था। फजल करीम ने उसको हमारे ख़ानदान के बारे में सब कुछ बता दिया था, गांव का नाम भी बता दिया हो। अच्छा, तुम्हारा भाई शादी की खबर से खुश हुआ होगा या उसे गुस्सा आया होगा? खुश तो नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको गुस्सा करने का क्या हक है? उसने बहनों के लिए क्या किया है? मैंने रेशम जान से पूछा। जिस शख्स ने अंधेरे में झूरे पर हमला किया था, क्या उसने मुंह से कोई आवाज़ भी निकाली थी या सारी कार्रवाई खामोशी से की थी? झूरे की चीखों की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, रेशम जान ने जवाब दिया। उस आदमी ने अगर कोई आवाज़ निकाली भी थी तो मैं सुन नहीं सकी। मामला कुछ अंदरूनी मालूम होता था। मैंने अंदाज़ा लगाया
झूरे का कोहाट से एक आदमी को खास तौर पर बुलवाना समझ में नहीं आता था। खासी अजीब और पुरस्कार बात थी। मैंने शीरी जान को हिदायत की कि वो शाम को फजल करीम और अपनी माँ को थाने भेज दे। थाने पहुंचकर मैं वाजिद अली से रेशम जान के भाई के नाम की तस्दीक करना चाहता था, मगर वहां दर्जन भर अफराद मेरे मुंतजिर थे। कोई गवाही देने आया था, कोई किसी हवालाती की जमानत देने आया था और कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। मैं इन कामों में ऐसा उलझा कि वजीर कुल के बारे में बिल्कुल भूल गया। शाम के वक्त एक वारदात की इत्तला मिली जो करीबी गांव में हुई थी। मुझे फौरन वहां जाना पड़ा। इसी तरह बख्त बीबी और उसके दामाद से भी बातचीत न हो सकी। वो थाने आए और मुझे मौजूद न पाकर वापस चले गए। फिर ये मामला मौखर होता चला गया। इसी असना में कोहाट जाने वाली पार्टी खाली हाथ वापस आ गई। पार्टी के इंचार्ज ने मुझे बताया कि वजीर कुल बहुत अरसा पहले वो इलाका छोड़कर कहीं जा चुका था। ताहम उसने बख्त बीबी के खानदान की दुश्मनी की एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक कहानी सुनाई। इस कहानी की तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने मज़कूरा एएसआई को साथ लिया और शाम के वक्त बख्त बीबी के घर पहुंच गया। उस वक्त घर में तमाम अफराद मौजूद थे। फजल करीम ने हमें अपने नीम तारीख कमरे में बिठाया और चाय पानी का पूछा। चाय पानी की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। मैं एक मामले की तस्दीक के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपने एएसआई को तफ्तीश के सिलसिले में तुम्हारे गांव भेजा था। यह आज ही वापस आया है और तुम्हारे ख़ानदान के बारे में बहुत सारी खबरें लाया है। हमारा ख़ानदान तो ख़त्म है। ख़त्म, बख्त बीवी ने कहा। मुल्क में सब लोग हमारा दुश्मन है, उनसे हमारा रिश्ता ख़त्म है। मैंने कहा, रिश्ता ख़त्म है तो फिर गांव के एक आदमी को किसने यहाँ बुलवाया था? मैंने पूछा। एक आदमी उसे ख़ास तौर पर शादी में शिरकत की दावत देने गया था। हमने तो कोई आदमी नहीं भेजा, फजल करीम ने कहा। आपने रेशम जान को बताया था कि उधर झूरे ने अपने किसी दोस्त को भेजा था, लेकिन हमको इस बात का इल्म नहीं है। ये परवेज़ खान कौन है? मैंने पूछा। वाजिद अली ने मेरे इस्तफसार पर बताया था कि जिस शख्स को वो दावत देने गया था उसका नाम परवेज़ खान था। मेरी बात सुनकर फजल करीम ने सवालिया नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा और बोला, परवेज़ खान तो तुम्हारे चचाजाद भाई के बेटे का नाम भी है, उसका क्या मामला है? एएसआई ने कहा, परवेज़ खान के बाप का नाम शायद ख्याल खान है। बख्त बीबी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ख्याल खान हमारा चचाजाद भाई है, लेकिन उसके साथ हमारा ताल्लुक ख़त्म है। उसका बेटा परवेज़ खान यहाँ क्यों आया था? हमको क्या पता, हमने उसको नहीं बुलाया। वो औरत ऊपर से जितनी सीधी थी अंदर से उतनी ही गहरी थी। अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो हमें उससे सच उगलवाने में कोई दिक्कत पेश ना आती। मैंने फजल करीम से पूछा, ख्याल खान से तुम लोगों की दुश्मनी की वजह क्या है? जनाब, ये बड़ी लंबी कहानी है, उसने कहा। आपका वक्त ज़ाया होगा। हमारे मुल्क में एक दफ़ा दुश्मनी शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होती। ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं पर दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा कि मेरे वक्त की फ़िक्र ना करो, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। मेरा यह आदमी तुम्हारे गांव से पूरी कहानी सुनकर आया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस कहानी में कितना सच और कितना झूठ है। फजल करीम और उसकी सास ने जो कहानी मुझे सुनाई वो एएसआई की बयान करदा कहानी से मुताबिकत नहीं रखती थी, लेकिन बुनियादी वाक़यात में कोई फ़र्क नहीं था। रेशम जान के बाप का नाम यूसुफ खान था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम हयात मोहम्मद था। दोनों भाइयों के पास थोड़ी सी ज़राई ज़मीन थी जिस पर उनकी रोज़ी का दारोमदार था। बख्त बीवी के चचाजाद भाई ख्याल खान की ज़मीन उनकी ज़मीन से मिली हुई थी और पानी वगैरह के मामलात में आपस में कुछ इख्तिलाफ रहता था। पानी का एक नाला दोनों ज़मीनों के दरमियान हद फाजिल की हैसियत रखता था। उस नाले के आसपास कुछ दरख्त उगे हुए थे जो बख्त बीवी के बयान के मुताबिक उनकी ज़मीन में थे, लेकिन ख्याल खान का दावा था कि दरख्त उनकी ज़मीन में थे। एक शाम यूसुफ खान के भाई हयात मोहम्मद ने चंद दरख्त काट दिए। ख्याल खान के दो बेटे जो अपनी ज़मीनों में काम कर रहे थे फ़ौरन वहां पहुंचे और हयात मोहम्मद के साथ झगड़ा करने लगे। छोटे बेटे का नाम परवेज़ खान और बड़े का नाम नवाज़ खान था। उन्होंने हयात मोहम्मद को कटे हुए दरख्त उठाने से रोका। दोनों तरफ के मज़ारे भी मौके पर जमा हो गए और बात बढ़ती चली गई। हयात मोहम्मद ने रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा कि जिस शख्स ने भी उसके काम में रोक डाली वो उसे शूट कर देगा। देखो चाचा, ये बात अच्छा नहीं है, परवेज़ खान ने कहा। हमें गोली से न डराएं, इस तरह बात ख़राब हो जाएगी। ऐसा करें कि पटवारी को बुला लें, वो जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। अच्छा, तुम कल का बच्चा मेरे साथ फैसला करेगा?
हयात ने गुस्से से कहा। मैं ये दरख्त अभी उठवाऊंगा। परवेज खान हयात मोहम्मद की भतीजी रेशम जान को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वो जरा दबकर बात कर रहा था। नवाज खान भाई को एक तरफ करते हुए बोला, ये दरख्त कोई फैसला होने से पहले नहीं उठेगा। अगर कोई दरख्त उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी लाश भी साथ उठेगा। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हयात के मज़ारे झगड़ा होते देखकर एक तरफ हो गए। नवाज खान ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन परवेज बीच में आ गया और भाई को समझाकर एक तरफ कर दिया। बुज़दिल कहीं का, हयात मोहम्मद ने कहा, मेरे साथ झगड़ा करता है। बुज़दिली का ताना सुनकर नवाज खान का खून खोल उठा। वो तेजी से पलटा और एक के बाद दीगरे 3 फायर किए। हयात मोहम्मद कटे हुए दरख्तों के बीच में ढेर हो गया और वहीं पर दम तोड़ दिया। रेशम जान के बाप यूसुफ खान को जब भाई के कत्ल की खबर मिली तो वो राइफल लोड करके नवाज खान की तलाश में निकला, लेकिन नवाज खान थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी पेश कर चुका था। उस वक्त वही सबसे महफूज जगह थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुद हिफाजती में फायर किया था। मुकदमा अदालत में चला गया और 2 महीने के बाद नवाज खान जमानत पर रिहा हो गया। कुछ लोगों ने बीच में पड़ के सुलह कराने की कोशिश की, मगर यूसुफ खान राजी न हुआ और एक रोज मौका पाकर नवाज खान को कत्ल कर दिया। इस तरह स्कोर बराबर हो गया। इस दुश्मनी के बाइस यूसुफ खान के लिए जमीन पर काम करना मुश्किल हो गया। उसे हर वक्त और हर बात पर यह धड़का लगा रहता था कि दुश्मन उसे गाफिल पाकर कत्ल न कर दे। उसके बेटे परवेज पर 2 मरतबा कातलाना हमला हो चुका था, लिहाजा एक रोज खामोशी से वो जमीन छोड़कर कहीं चला गया। इसके जाने के बाद यूसुफ खान खुद को ज्यादा तन्हा और कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। भाई पर ही मामला खत्म हो गया था, अब बेटा भी साथ छोड़ गया। दामाद उसके झगड़े में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं था। एक शाम वो नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला तो किसी ने उस पर 3 फायर किए। 2 फायर खाली गए, एक गोली उसके कंधे में लगी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, चंद रोज में भर गया, लेकिन इस हमले के बाद उसके लिए गांव में रहना मुहाल हो गया। उसने अपनी जमीन औने पौने दामों फरोख्त की और अपनी बीवी से कहा कि मैं आज रात यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं ठिकाना बन गया तो तुम लोगों को भी बुला लूंगा। ये सुनकर बख्त भी फिक्रमंद हुई और बोली, हम इन दुश्मनों के दरमियान किस तरह रहेंगे और हमारा गुजारा कैसे चलेगा। यूसुफ खान ने कुछ रकम मुझसे दी और कहा कि ये रकम रख लो, अगर मुझे काम मिल गया तो मैं खर्चा भेजता रहूंगा। और ज़मीन का क्या बनेगा? बख्त बीवी ने पूछा। मैंने सारी ज़मीन फरोख्त कर दी है। ये ज़मीन की फरोख्त से ही पैसे हासिल हुए हैं। ये तुमने बहुत बुरा किया। ज़मीन के बगैर तो इंसान बेहैसियत हो जाता है। तुमने कहाँ जाने का इरादा किया है? अभी कुछ पता नहीं है कि मालिक ने कहाँ मेरे लिए रास्ता रखा है। यूसुफ खान ने जवाब दिया, ये जगह अब हमारे रहने के काबिल नहीं रही। इधर से मैं सीधा पिशावर जाऊंगा, उसके बाद पिंडी जाऊंगा। अगर उधर भी काम न बना तो किसी और शहर का रुख करूंगा। मैं क्या बोल सकती हूँ? बख्त बीबी बोली। देखो, ख्याल खान का बेटा परवेज रेशम जान से शादी करना चाहता है। मैंने उसके बाप को जबान भी दे दी थी, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। मेरी ये बात अच्छी तरह पल्ले से बांध लो। ख्याल खान तुम्हारा रिश्तेदार है, पर मेरा दुश्मन है और मेरी बेटी दुश्मन के घर नहीं जा सकती। वो तो खुद भी अब ये रिश्ता नहीं करेगा। नहीं, वो अब भी रिश्ता करना चाहता है। चंद रोज पहले परवेज खान मुझे मिला था। उसने बड़े अदब से मुझसे बात की थी और ये सलाम उसने सिर्फ इसलिए किया था कि उसे रिश्ता चाहिए। बख्त बीवी ने तामुल करते हुए कहा, अगर इस तरह से दुश्मनी खत्म हो सकती है तो हमें रिश्ता कर देना चाहिए। यूसुफ खान ने गुस्से से कहा, मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ। हम दुश्मन की बेटी ला सकते हैं, दुश्मन को बेटी दे नहीं सकते। ये कभी नहीं हो सकता। बख्त बीवी ने अपनी बात पर जोर नहीं दिया। यूसुफ खान रात की तारीकी में गांव छोड़कर चला गया। चंद हफ्तों के बाद फजल करीम भी अपने बीवी बच्चों समेत वहां से चला गया। बख्त बीवी और उसकी बेटी रेशम जान वहां तनहा रह गईं। उसका दूसरा दामाद वहीं रहता था, जिसकी वजह से उसे कुछ तसल्ली थी। 5 महीने के बाद लाहौर से एक खत मिला जो उसके नाम आया था। लिखा था कि 15 रोज पहले यूसुफ खान का इंतकाल हो गया था और उसे मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। खत में ये नहीं लिखा था कि मौत किस तरह वाक़ हुई थी। खत सुनकर बख्त बीवी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसे यकीन हो गया कि उसके शौहर को कत्ल किया गया था और यह कत्ल ख्याल खान के बेटे परवेज खान ने किया था। इस खबर के चंद रोज के बाद ख्याल खान अपनी बीवी और बेटे के हमरा बख्त बीवी से मिलने आया। उसने यूसुफ खान की मौत पर ताज़ियत करने के बाद कहा, बख्त बीबी, इस दुश्मनी की वजह से हमारा पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है। अब हमें ये दुश्मनी ख़त्म करके सुलह सफाई से रहना चाहिए। बख्त बीवी ने जवाब दिया,
میں نے تو کسی سے دشمنی نہیں کی، میری تو سب کے ساتھ صلح ہے۔ تم لوگوں نے دشمنی کی، ایک دوسرے کے آدمی ختم کیے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے۔ خیال خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھا تم نے میری بہن کتنی اچھی ہے، لاؤ وہ انگوٹھی مجھے دو۔ پھر بخت بیوی سے بولا، ریشم جان کدھر ہے؟ انگوٹھی اور ریشم جان کے ذکر سے بخت بیوی چونکی اور بولی، ریشم جان سے تم کو کیا کام ہے؟ ہم اس کے لیے منگنی کی انگوٹھی لائے ہیں۔ کیسی منگنی؟ بخت بیوی کے ذہن میں اپنے شوہر کے الفاظ گونجنے لگے، ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں، دشمن کو بیٹی دے نہیں سکتے۔ پرویز اور ریشم جان کی منگنی؟ اور کیسی منگنی؟ خیال خان نے کہا، یوسف خان مجھے زبان دے چکا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ بات ضرور تمہیں بتائی ہوگی۔ جس نے زبان دی تھی اسی کے پاس جاؤ۔ بخت بیوی نے تلخی سے کہا، تم لوگوں کی وجہ سے ہماری زمین فروخت ہوئی، گھر اجڑا، بچے یتیم ہوئے، اب تم میری بیٹی بھی مجھ سے چھیننے کے لیے آ گئے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی اچھی بہن ہے، خیال خان کی بیوی نے طنز کیا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی، گھر میں بٹھا کر ذلیل کر دیا۔ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، بخت بیوی نے کہا، آپ نے رشتہ مانگا، میں نے انکار کر دیا، رشتے زبردستی تو نہیں ہوا کرتے۔ لو ذرا اس کی اکڑ تو دیکھو، خیال خان کی بیوی اٹھتے ہوئے بولی، اس کے پاس ہے کیا؟ کس بات پر اتنی اکڑ دکھا رہی ہے؟ زمین اس کے پاس نہیں، کمانے والا اس کا کوئی نہیں، ہم تو اس کی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، نہیں مانتی تو چھوڑیں، میرے بیٹے کے لیے لڑکیاں بہت ہیں۔ بخت بیوی اچھی طرح سوچ لو، خیال خان نے کہا، تمہارے انکار سے دشمنی لمبی ہو جائے گی، اب کیا بچا ہے باقی؟ بخت بیوی نے کہا، اگر میرے خاوند کو دیور کو ختم کرنے سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو مجھ کو بھی ختم کر دو، میری بیٹی کو بھی جان سے مار دو۔ ہم نے یوسف خان کو نہیں مارا، میں اتنی پاگل نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ پرویز خان جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، پھوپھی جان میرے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی تو نہیں ہے لیکن دوستی بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کسی فقیر کو دے دوں گی لیکن تمہیں نہیں دوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ اسے ساری عمر گھر میں بٹھائے رکھیں۔ پرویز خان نے دھمکی دی، اگر آپ نے ریشم جان کی شادی کی تو میں اسے تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن اس کے شوہر کو ختم کر دوں گا، اور یہ مرد کی زبان ہے۔ تینوں رخصت ہو گئے لیکن بخت بیوی کو پریشان چھوڑ گئے تھے۔ اس کے چند ہفتے بعد بخت بیوی بیٹی کو ساتھ لے کر فضل کریم کے پاس آ گئی، اور یہاں جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ آپ سن چکے ہیں۔ پرویز خان کی دھمکی والا حصہ ASI نے مجھے بتایا تھا، یہ بات اسے بخت بیوی کے گاؤں میں تفتیش کے دوران معلوم ہوئی تھی، لیکن بخت بیوی اور فضل کریم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ سارے واقعے کا اہم ترین حصہ تھا۔ میں نے بخت بیوی سے پوچھا، کیا پرویز خان نے تمہیں کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ ہاں، غصے میں بہت کچھ بولا تھا، اس نے جواب دیا، دھمکی بھی دیا تھا۔ کیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے ریشم جان کی شادی کی تو وہ اس کے شوہر کو ختم کر دے گا؟ شاید یہ دھمکی بھی دیا تھا، ہم کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ جھورے کو پرویز خان کا پتہ کس نے دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم چاروں اس وقت میرے سامنے موجود ہو، تمہارے سوا کسی کو بھی پرویز خان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لہٰذا تم چاروں کے سوا کوئی شخص جھورے کو پرویز خان کا پتہ نہیں بتا سکتا تھا۔ ہم نے جھورے کو اپنے سارے حالات بتائے تھے، بخت بیوی نے کہا، اپنے گاؤں کا نام بتایا تھا، رشتہ داروں کے نام بتائے تھے اور دشمنی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شیری جان نے قدرے برہمی سے کہا، اتنا سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انسان کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو اسے سب کچھ بتانا پڑتا ہے، بخت بیوی نے کہا۔ پھر اس نے اسے پشتو میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بخت بیوی کا جواب گول مول تھا، اس نے براہ راست جھورے کو پرویز خان کا پتہ دینے کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بیان سے یہ ضرور ظاہر کر دیا تھا کہ پتہ اسی کے ذریعے جھورے تک پہنچا تھا۔ یہ ساری شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ قاتل پرویز خان تھا، لیکن صرف اشارہ تھا، یقینی ثبوت نہیں تھا۔ ہم بخت بیوی کے گھر سے نکل کر سیدھے نواب دین کے گھر جا پہنچے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور سب سے پہلے قاتل کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا۔ ہمیں کچھ اشارے ملے ہیں، میں نے جواب دیا، امید ہے کہ قاتل جلد گرفتار ہو جائے گا اور ہم اسی ضمن میں یہاں آئے ہیں۔ نواب دین کی بیوی رحمتیں بولی، تھانے دار صاحب، آپ مجھے بہت نرم دل آدمی لگتے ہیں، اگر آپ ان عورتوں کو اندر بند کر کے 2-4 دن جوتے لگا دیں تو سب کچھ اگل دیتی، یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت خود بخود بیٹی کا رشتہ دینے کیوں آئی ہے۔ نواب دین، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک گورے رنگ کا نوجوان یہاں دیکھا گیا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ریشم جان کا بھائی ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ کوئی اور شخص تھا۔ کیا گھر کے کسی آدمی نے اس نوجوان کو دیکھا تھا؟ رحمتیں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
वो सईदा ने भी तो उसका जिक्र किया था। सईदा हमारी छोटी बेटी है। मेरे कहने पर उसने सईदा को आवाज़ देकर कमरे में बुला लिया। वो 13-14 साल की एक खुशशक्ल लड़की थी। उसने ढीला ढाला सूती लिबास पहन रखा था। वो झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई और अपनी माँ के कंधे से लगकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखाई देती थी। रहमत ने उससे कहा, सईदा बेटी, थानेदार साहब को उस आदमी के बारे में बताओ जिसने तुम्हें कहा था कि वो दुल्हन का भाई है। वो अपनी बहन के लिए कोई तोहफा लेकर आया था, सईदा ने कहा। उसने मुझे कहा कि वो अंदर जाकर तोहफा देना चाहता है। सहन की तरफ चूंकि बहुत सारी औरतें थीं, इसलिए मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया, सईदा ने बताया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। उस वक्त दुल्हन के कमरे में बहुत सारी औरतें जमा थीं, इसलिए उसने कहा कि वो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेगा। क्या वो कमरे में दाखिल हुआ था या बाहर ही ठहर गया था? जी, बाहर ही ठहर गया था। और तुम दरवाज़ा खुला छोड़कर चली गई? खुला नहीं छोड़ा था, भेड़ दिया था, लेकिन कुंडी नहीं लगाई थी। अगर वो आदमी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसको पहचान लोगी? जी, मैं पहचान लूँगी। मैंने नवाबुद्दीन के हमरा वो दरवाज़ा देखा जो सईदा ने अजनबी के लिए खोला था। उस तरफ एक तंग सी जगह थी और उधर से एक दरवाज़ा पिछली गली में खुलता था। ये जगह मैं पहले भी देख चुका था और मेरा अंदाज़ा यही था कि कातिल उसी दरवाजे से फरार हुआ होगा। ताहम ये फैसला करना हिनोस बाकी था कि वो कौन था, परवेज़ खान था या वाकई रेशम जान का भाई था। अगले रोज़ मैं 2 आदमियों के हमरा कोहाट पहुंचा और वहां के थानेदार से मुलाकात की। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बख्त बीवी के गांव को कोहाट का थाना ही लगता था। थानेदार का नाम गालिबन समंदर खान था। मैंने उसको सारा वाकया सुनाया और कहा कि मैं परवेज़ खान को तफ्तीश के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। समंदर खान ने कहा, अगर आप वारंट गिरफ्तारी साथ ले आते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी कोई यकीनी बात नहीं है, मैंने कहा। हो सकता है कि कातिल कोई और शख्स हो। फिलहाल हम उसकी गवाहों से शनाख्त करवाना चाहते हैं। उसने उसी वक्त एक एएसआई और 2 सिपाहियों को परवेज़ खान के गांव रवाना कर दिया। मैं साथ जाना चाहता था, मगर मुझे उसने ये कहकर मना कर दिया कि मैं वहाँ के रस्म व रिवाज नहीं जानता और किसी मुश्किल में फंस सकता हूँ। उसने हमारे लिए उम्दा किस्म का खाना तैयार करवाया और अपनी रवायात के मुताबिक मेहमान नवाजी का हक अदा किया। 6 पहर के करीब एएसआई परवेज़ खान को लेकर थाने पहुंच गया। परवेज़ का बाप ख्याल खान अपने 2 अजीज़ों के हमरा उसके साथ आया था। परवेज़ खान गोरे चिट्टे रंग का खुशशक्ल और दराज कद नौजवान था। समंदर खान ने उसे कत्ल का थोड़ा सा पस मंज़र बताने के बाद कहा, तुम्हें मलिक साहब के साथ जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे लिए कोई मसला नहीं खड़ा करोगे। उसने बेखौफी से पूछा, क्या ये मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे? अगर मैं मलिक साहब की जगह पर होता तो वारंट गिरफ्तारी साथ लेकर आता, लेकिन इनका कहना है कि ये पूरा सबूत मिले बगैर आदमी को गिरफ्तार नहीं करते। तुम इनके साथ चले जाओ। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो कल तक तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ख्याल खान ने कहा, मलिक साहब, हम आपसे अलहदगी में बात करना चाहते हैं। समंदर खान ने पुरख्याल नज़रों से मेरी तरफ देखा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। ख्याल खान ने अपने आदमियों को भी बाहर भेज दिया। मलिक साहब, मेरे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट किसने लिखाई है? किसी ने नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर आप उसको साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? खान साहब, मैं ज़्यादा सवालों के जवाब देने का आदी नहीं हूँ। आपके ख़ानदान की पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है। मैं ज़हूर इलाही नामी एक नौजवान के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ और इसी तफ्तीश के सिलसिले में परवेज़ को लेने आया हूँ। हमें इस बात का सबूत मिला है कि शादी वाली रात मकतूल के घर में देखा गया था। किसी की शादी में शरीक होना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं बहस करने नहीं आया। ये झूठ है, परवेज़ खान ने अकड़ कर कहा। मैं किसी की शादी में शरीक नहीं हुआ। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसको हथकड़ी लगाओ, मैंने एएसआई से कहा। मालूम होता है कि यहाँ शराफत की ज़बान नहीं समझी जाती। मेरी बात सुनते ही परवेज़ और उसके बाप के हाथ अपने अपने रिवॉल्वरों पर जा पड़े। मैंने तेज़ी से अपना रिवॉल्वर निकाला और ख्याल खान के सीने से लगा दिया। एएसआई ने परवेज़ का हाथ मोड़कर पुश्त से लगा दिया। उसने तेज़ी से एएसआई के पेट में कोहनी से वार किया और बाजू छुड़ाकर उससे लिपट गया। वो खासा मजबूत नौजवान था। शोर की आवाज़ सुनकर 2-3 सिपाही दौड़े आए और परवेज़ खान को बेबस कर दिया। मैंने दोनों के हथियार कब्जे में कर लिए और फिर परवेज़ खान को हथकड़ी लगा दी। मलिक साहब, ये अच्छा नहीं होगा, परवेज़ ने कहा। हमसे दुश्मनी करने वाला कभी खुश नहीं रहता। अब तुम्हारे साथ मंजिल पर पहुंचकर ही बातें होंगी, मैंने कहा। ये जो कुछ हम कर रहे हैं इंसाफ के लिए कर रहे हैं। यह हमारी ड्यूटी है, इसका दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो चाहता था कि तुम हथकड़ी के बगैर हमारे साथ जाओ, मगर तुमने मजबूर कर दिया है। वो जोश का इजहार करने लगा, लेकिन उसके बाप ने उसे डांट कर चुप करा दिया। फिर वो मेरे करीब आया और आजिज़ी से बोला, मलिक साहब, मेरा यह आखिरी बेटा है।
2 बेटे पहले ही दुश्मनी में ख़त्म हो चुके हैं। मैंने एक बेटे के बारे में सुना है। बड़ा बेटा बहुत पहले कत्ल हो गया था। उसने कहा, आप इसको छोड़ें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप जितनी रकम मांगें वो मैं देने को तैयार हूँ। गोया आपको पता है कि वारदात इसी ने की है। इस बात को आप छोड़ें, उसने बड़ी सादगी से कहा। यह हमारी इज्जत और गैरत का मामला है। हम लोग आदमी की जान की इतनी परवाह नहीं करते जितनी इज्जत और गैरत की करते हैं। आप मेहरबानी करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मेरे हक में आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, क्योंकि जो इंसाफ को छोड़ देता है उसे खुदा कभी माफ़ नहीं करता और ना उसे खुदा से कभी खैर मिलती है। खान बाबा, इसकी मिन्नत मत करो, परवेज ने गुस्से से कहा। हम लोग इतना कम इज्जत नहीं है। ख्याल खान ने वहाँ के थानेदार के जरिए मुझे रिश्वत की पेशकश की, साथ ही धमकी भी दी, लेकिन मैंने रिश्वत कबूल की और न ही धमकी से मरूब हुआ। वापस पहुँचकर मैंने परवेज खान को हवालात में बंद कर दिया और नवाबुद्दीन को पैगाम भेजा कि वो उन लोगों को साथ लेकर थाने पहुंचे जिन्होंने शादी वाले रोज एक पुरस्कार अजनबी को देखा था। नेस अपनी बेटी सईदा को भी साथ लेकर आए। शाम के वक्त नवाबुद्दीन 7-8 अफराद के हमरा थाने पहुंच गया। उनमें 2-3 औरतें भी थीं। मैंने अपने तौर पर चंद मोअज़्ज़िज़ीन को भी बुला लिया और थाने के अंदर शनाख्ती परेड का एहतमाम किया। परवेज को निस्फ दर्जन अफराद के हमरा एक रोशन कमरे में खड़ा किया और गवाहों से कहा कि वो बारी बारी तारीख बरामदे में ठहर कर दरवाजे से अंदर देखें। मकसद ये था कि मुलजिम गवाहों को न देख सके। गवाहों की तादाद निस्फ दर्जन से ऊपर थी। उनमें झूरे के दोनों दोस्त भी शामिल थे। उन सब ने बगैर किसी शक के परवेज खान को शनाख्त कर लिया। वाजिद अली और मजीद उर्फ जीदा को मैंने इस्तग़ासा के गवाहों में शामिल करके रिहा कर दिया। मुलजिम हमारी तहवील में था और गवाह उसे शनाख्त कर चुके थे। अब बाकी का काम इतना मुश्किल नहीं था। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, परवेज खान, हमें तुम्हारे खिलाफ हर किस्म का सबूत मिल चुका है, बल्कि जब तुम्हारे बाप ने मुझे रिश्वत पेश की थी मैं उसी वक्त समझ गया था कि छूरे को तुमने कत्ल किया है। अब बेहतर यह है कि तुम इकबाली बयान दे दो ताकि ना तुम्हें कोई तकलीफ उठानी पड़े और ना हमें। मैं वकील से मशवरा करना चाहता हूँ, उसने कहा। उसका जोश ठंडा पड़ चुका था और वो खौफज़दा दिखाई देता था। बात ही ऐसी थी, वो कत्ले अमद का वाज़े केस था। उसका सज़ाए मौत से बचना मुहाल था। अगली सुबह उसका बाप वकील के हमरा थाने पहुंच गया और मेरी मिन्नत समाजत करने लगा। वकील ने केस की तफसील सुनने के बाद परवेज खान को मशवरा दिया कि पुलिस तशद्दुद से बचने के लिए वो बेशक इकबाल जुर्म कर ले। जब केस चलेगा तो फिर देखा जाएगा। पुलिस इस सिलसिले में खासी बदनाम है कि वो तशद्दुद के जरिए बेगुनाह मुलजिमों से भी इकबाली जुर्म करवा लेती है। इसलिए होशियार वकील इस किस्म के इकबाली जुर्म को बआसानी अदालत में चैलेंज कर देते हैं। मैंने इस सूरत हाल से बचने के लिए परवेज का मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड किया और 15 दिन का रिमांड ले लिया। अब हमें सिर्फ आला कत्ल की ज़रूरत थी। परवेज खान ने आला कत्ल के बारे में हमें चक्कर देने शुरू कर दिए। कभी किसी जंगल का पता बताया और कभी कहा कि आला कत्ल दरिया में फेंक दिया था। मैंने एक सख्तगीर खबरदार को इस काम पर लगा दिया और उसे हुक्म दिया कि इसको 3 दिन के अंदर मुलजिम से आला कत्ल बरामद करवाना है। अगर आला कत्ल बरामद ना हुआ तो केस मजबूत नहीं होगा। मज़कूरा हवलदार ने 2 दिन के अंदर आला कत्ल, जो एक खंजर था, बरामद करवा लिया। आला कत्ल के साथ मुलजिम की खून आलूद कमीज भी बरामद हो गई। ये चीज़ें उसने बस्ती से बाहर एक खेत के किनारे पर दफन कर दी थी। केस बहुत वाज़ेह था। परवेज खान को सजाए मौत हो गई। इस तरह 2 आदमियों के मामूली तनाज़े ने 2 खानदानों को तबाह कर दिया। इस केस में सबसे अहम किरदार बख्त बीबी का था। उसने निहायत होशियारी और चालाकी के साथ अपने 2 दुश्मनों को ठिकाने लगाया था, लेकिन कानूनी गिरफ्त से महफूज रही थी। अगरचे उसने इस बात का इकरार नहीं किया, लेकिन जब उसने रेशम जान की छूरे से शादी तय की थी तो दर हकीकत वो 2 दुश्मनों को ख़त्म करने का मंसूबा था। ये बात यकीनी है कि उसने छूरे के सामने परवेज खान को अपना बेटा जाहिर किया होगा और उसे मजबूर किया होगा कि वो उसे अपनी तरफ से शादी में मदऊ करे। मुमकिन है कि उज़र किया हो कि परवेज उससे नाराज़ है और उसके बुलाने पर नहीं आएगा। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि परवेज रेशम जान की शादी की खबर सुनकर गुस्से से भर जाएगा और अपनी धमकी के मुताबिक छूरे को कत्ल कर देगा, और हुआ भी इसी तरह। दूसरे लफ्ज़ों में छूरे ने खुद अपने कातिल को मदऊ किया था। हकीकत ये थी कि छूरे और रेशम जान का कोई जोड़ ही नहीं था। छूरे के दोस्तों का बयान था कि छूरे को इस बात पर यकीन ही नहीं आता था कि एक हसीन और परी चेहरा लड़की उसकी बीवी बनने वाली है।
जब उसने उजला अरूसी में अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने का कष्ट किया होगा तो उसकी खुशी और सरशारी का कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन इस मौके पर जब कातिल का खंजर उसकी आंखों के सामने चमका होगा तो उसकी जो कैफियत हुई होगी उसे अल्फाज में बयान करना मुहाल है। एक आखिरी बात बताने वाली रह गई है। जब परवेज खान हवालात में बंद था तो एक सुबह रेशम जान अपनी बहन के हमरा उससे मिलने के लिए आई। दोनों अपनी माँ और फजल करीम से छुपकर मिलने के लिए आई थीं। रेशम जान ने परवेज से कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। परवेज ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। क्या तुम समझते हो कि मैंने उस बदमाश को अपना शौहर मान लिया था जिसने मुझे अगवा किया था और मुझे बदनाम किया था? तो फिर शादी कैसे हो गई? माँ के कहने पर हो गई। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? बहुत इनकार किया था, माँ नहीं मानी। ये जिंदगी बचाने का क्या मतलब है? मेरे पास जहर वाले 2 लड्डू थे, रेशम चांद ने जवाब दिया। एक लड्डू झूरे बदमाश के लिए और एक मेरे अपने लिए। अगर तुम 2-3 मिनट और रुक जाते तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़ती। इसका मतलब यह है कि फूफी जान ने मेरे साथ धोखा किया, परवेज ने कहा। उन्होंने मुझे इसलिए तुम्हारी शादी की इत्तला भिजवाई थी कि मैं यहाँ आकर छूरे को कत्ल कर दूं और खुद गिरफ्तार होकर फांसी की सजा पाऊं। शीरी जान ने कहा, हमारी माँ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम अपने गुनाहों की वजह से पकड़े गए हो और हम इस बात पर बहुत खुश हैं। परवेज ने आहिस्ता से कहा, रेशम जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की वजह से छूरे को कत्ल किया है। सिर्फ एक बार ये कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, सिर्फ एक बार। इसके बाद अगर मुझे सजाए मौत भी हो गई तो मैं खुशी से फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, रेशम जान ने तल्खी से कहा। तुम खुशी से फांसी चढ़ो या ना खुशी से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों की वजह से ही हम लोग बर्बाद हुए हैं, घर से बेघर हुए हैं। मैं तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? उसने नफरत से जमीन पर थूका और अपनी बहन के हमरा वहां से रुखसत हो गई। ये तफसील मुझे हवालात के एक गार्ड की ज़बानी मालूम हुई थी।